अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आपको दे। भारतीय फौज की LOC पर जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी। तत्तापानी जंदूत सेक्टर पर फायरिंग से शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। भारतीय फौज की फायरिंग से 50 साला खातून शहीद, जबकि 4 साला बच्ची समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान ने मजीद क्या बताना है ISPR का? रमीज, बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की जो जारहाना सरगर्मियाँ हैं वो जारी हैं और तत्तापानी और जंगजोर सेक्टर है जहाँ पर भारतीय फौज ने फायरिंग की है। बिलाश्तियाल फायरिंग करके सिविलियन आबादी को जानबूझकर निशाना बनाया गया है। ISPR ने बताया कि भारतीय फौज ने मार्टर और भारी हथियारों का शहरियों पर इस्तेमाल किया और भारतीय फौज की फायरिंग से 50 साला खातून जो हैं वो शहीद हो गई हैं, जबकि 4 साला बच्ची नायाब समेत 3 शहरी जो हैं वो शदीद जख्मी भी हुए हैं। ISPR के मुताबिक फौज के एहलकारों ने जख्मियों को जरूरी तिब्बी इमदाद के लिए करीबी मरकज़ सेहत मुंतकिल कर दिया है, लेकिन भारत है जिसकी जारहाना सरगर्मियाँ रुकने का नाम नहीं ले रही और लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल शहरी आबादी को जो है वो न सिर्फ निशाना बनाया जा रहा है बल्कि भारी हथियार जो हैं वो भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अपडेट्स के लिए शुक्रिया उस्मान। और अब सियासी मामलात का जिक्र। इस्तीफे फिर दे देंगे, पहले ज़िमनी इंतखाबात लड़ लें। पीपल्स पार्टी और नून लीग ज़िमनी इंतखाब के मामले पर एक सफ़े पर नजर आने लगे। वो कैसे, इस रिपोर्ट में देखते हैं। इस्तीफे जेबों में रह गए। विकेट की दूसरी तरफ खेलने के लिए नून लीग भी पीपल्स पार्टी के साथ क्रीज पर आ गई। अब पहला मार्का ज़िमनी इलेक्शन का होगा। मरियम औरंगजेब ने बातों बातों में बता दिया, ये ज़िमनी इलेक्शन इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम का रेफरेंडम साबित होगा। पीपल्स पार्टी का मामला भी कुछ ढका छुपा नहीं। आपने अपना इस्तीफा लिख लिया? वो पार्टी टिकट के ख्वाहिशमंदों से दरखास्तें मांग चुके हैं। NA-45 और PK-63 के टिकट की ख्वाहिशमंद 26 दिसंबर तक दरखास्तें दे सकते हैं। NA-75 सियालकोट, पंजाब असम्बली के हल्का PP-51 गुजरांवाला, सिंध असम्बली के हल्कों PS-49, PS-88 और बलूचिस्तान असम्बली के PB-20 के ज़िमनी इंतखाबात के लिए भी दरखास्तें मांग ली। इस सारे फसाने में इतना तो वादे है कि नून लीग और PP सेनेट इलेक्शन से पहले मैदान खाली छोड़ना नहीं चाहते। अलबत्ता कोई है जो अब भी 12वें खिलाड़ी का किरदार निभा रहा है। और जो 12th मैन है पॉलिटिक्स के, जिनकी विकेट उड़ गई थी, मौलाना फजल रहमान का तो बड़ा सस्ती कीमत है। एक कश्मीर कमेटी का चेयरमैन और एक डीजल का परमिट दे दो, मौलाना साथ आ जाएंगे। और पीपल्स पार्टी के बाद मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत भी ज़िमनी इलेक्शन लड़ने के हक में है, जबकि चंद रहनुमा इलेक्शन के बॉयकॉट की राय रखते हैं। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट से। नईम, बताइएगा मुस्लिम लीग नून का ज़िमनी इलेक्शन लड़ने के बारे में क्या मौक़िफ़ है? मियाँ साहब से इख्तिलाफ सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, जैसा कि गुज़िश्ता रोज़ PDM की स्टीयरिंग कमेटी में पीपल्स पार्टी जो है वो उसने खुलकर इजहार किया कि वो ज़िमनी इलेक्शन लड़ने के हक़ में है और कुछ छोटी जमातें या मौलाना फजल रहमान की जो पार्टी है वो इस हक़ में नहीं थी और नून लीग जो है वो तज़ब्ज़ुब का शिकार थी। लेकिन आज जो मुस्लिम लीग नून ने मुशावरत का सिलसिला विद इन पार्टी शुरू किया है, उसमें से अक्सरियत जो है वो ये कह रहे हैं कि ज़िमनी इलेक्शन में हमें जाना चाहिए, इसको हल्के की जो सियासत है इसको हाली नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे रहनुमा भी सीनियर हैं जो हमेशा से मुस्लिम लीग नून में सख्त बयानियाँ रखते हैं, हॉक्स हैं। वो कह रहे हैं कि इस मौके पर जब हम तहरीक चला रहे हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ और सिस्टम के ख़िलाफ़ तो इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए। और हतमी फ़ैसला नवाज शरीफ ने करना है। जैसा कि कुछ मामलात में वो अक़लियत आगे आ जाती है मुस्लिम लीग नून के फ़ैसलों में, लेकिन फ़िलहाल अक्सरियत जो है और सीनियर रहनुमा जो हैं मुस्लिम लीग नून के वो इस हक़ में हैं कि ज़िमनी इलेक्शन में जाना चाहिए। और उसकी वजह ये है कि जो हलके हैं वहाँ से जो मुकामी क़यादत का दबाव बहुत आ रहा है, ख़ास तौर पर सियालकोट में कौमी असम्बली का हलका है, मुस्लिम लीग नून की वो नशिस्त रही है। इसी तरह गुजरांवाला में पंजाब असम्बली का एक हलका है, वहाँ से भी प्रेशर आ रहा है कि अगर हम सीट इस तरह छोड़ दें तो एक मुतबादल क़यादत यहाँ आ जाएगी और एक नया हरीफ हमारे सामने आ जाएगा। हमारी जो लोकल सियासत है उसमें मसले आएंगे। ये सारे जो मामलात हैं ये नवाज शरीफ के सामने रखे जा रहे हैं और बिलाहर PDM एज ए होल इसका फ़ैसला करेगी। लेकिन एक बात क्लियर है कि पीपल्स पार्टी के बाद नून लीग के अंदर भी इस तरह की आवाज़ें निकल रही हैं कि इलेक्शन
में हमें रहना चाहिए जब तक कि इस्तीफ़ों का बाकायदा फ़ैसला या ऐलान नहीं होता। अभी तक क्योंकि पता नहीं है कि इस्तीफ़े कब देने हैं, जो कि वाकई जो सही मायनों में स्पीकर तक जाने हैं इस्तीफ़े, ये अभी तक किसी का फ़ैसला नहीं हुआ। अपडेट्स के लिए शुक्रिया नईम। पीडीएम में क्या चल रहा है? शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी तकरीब में पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को बाज़ाब्ता दावत नहीं दी गई, जबकि मरियम नवाज समेत दीगर जमातों के सरबराहान को बिलावल भुट्टो जरदारी कॉल्स करके मदऊ कर चुके हैं। बात करेंगे संजय साधवानी से। संजय, ये आखिर मामला है क्या? पीडीएम के सरबराह हैं और उन्हीं को दावत नहीं दी गई? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पीडीएम में शामिल दीगर जमायतों के सरबराहान को तो बिलावल भुट्टो कॉल कर रहे हैं, उन्हें बरसी तकरीब में मदऊ किया जा रहा है। मरियम नवाज भी इस बरसी तकरीब में आने का ऐलान कर चुकी हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान को अब तक बाज़ाब्ता दावत नहीं दी गई है। दावत ना मिलने पर मौलाना ने अपना शेड्यूल बनाया है। मौलाना अब अपनी मसरूफियात इन दिनों में तय किए हैं कि केपीके के मुख्तलिफ इलाकों में वो दौरा करेंगे। इस पर अब अगर पीपल्स पार्टी की जानिब से उन्हें दावत दी जाती है तो उनकी जमात का कोई फर्ज जरूर शामिल होगा, लेकिन पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान बरसी तकरीब में नहीं जाएंगे। तो ये अहम खबर है, क्योंकि पीडीएम के तहत पीपल्स पार्टी ने एक दफा ये बरसी तकरीब मनाने का ऐलान किया था, लेकिन पीडीएम के इस सरबराह मौलाना फजल रहमान को इस तकरीब में दावत अब तक बाज़ाब्ता तौर पर नहीं दी गई है। बिलावल हाउस की जानिब से जिन को बिलावल फोन किया जाता है, उनको मैसेज जारी की जाती है, लेकिन अब तक मौलाना फजल रहमान को दावत नहीं दी गई है। संजय, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि शाह महमूद कुरैशी नैब तरामीम के लिए तैयार थे। उन्होंने तरामीम के लिए बुलाई गई मीटिंग में खुद कहा कि हम तरामीम चाहते हैं, मगर ये पागल नहीं मान रहा। शहजाद अकबर को उसका एजेंट है और उसके सामने बातें मत किया करो, ये वहां जाकर सब बोल देता है। वो पॉइंट्स जो दिए हैं उन्होंने फारूक नाइक ने, जिनको कहते हैं कि जी ये हमें एनआरओ पेश किया। ओ भाई, आपने खुद कहा था कि जी हमें ये, आप बड़े सीनियर वकील हैं, आप बहुत समझदार हैं, आप हर चीज़ को जानते हैं, आप हमें बताएं ये चीज़ें। वो जब उन्होंने वो सारा एनालिसिस करके आपको बताया तो शाह महमूद कुरैशी साहब तो वहाँ पे ये कह रहे थे कि जी वाह हमें तो इन चीज़ों का पता ही नहीं है। शाह महमूद कुरैशी ने उस मीटिंग रूम में जो स्पीकर हाउस में है मुझे अलहदा बुलाया। पहली बात तो ये कही कि मियाँ साहब को मेरा सलाम कहना। मुझे कहा कि जी मियाँ साहब को मेरा सलाम कहना, बड़े छोटे दोनों को, मियाँ साहबान को मेरा सलाम कहना। और उसके बाद कहा कि यार ये पागल जो है ये नहीं मान रहा, हम तो पूरी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि नैब में ये अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, हम पूरी तरह से मुत्तफिक हैं। और ये जो शहजाद अकबर बैठा है ना, ये है उसका एजेंट। इसके सामने आप जो है ना वो बात ना करें, ये जाके वहाँ पे बताता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हर इंसान का अपना ज़र्फ़ होता है, मैं सियासी ज़बान इस्तेमाल करता हूँ, किसी की पगड़ी नहीं उछालता। नैब पर अगर तरमीम दरकार है तो उस पर अलग बात हो सकती है। वो समा से बात कर रहे थे। हर इंसान का अपना ज़र्फ़ होता है, मैं सियासी ज़बान इस्तेमाल करता हूँ, किसी की पगड़ी नहीं उछालता। उन्होंने जो कहा वो उनको मुनासिब है, उनके लेवल पे आने की ज़रूरत ही नहीं है। नैब में अगर आप समझते हैं कि कोई तरमीम दरकार है तो उस पर बात की जा सकती है, लेकिन इससे आप पैटफ के कानून ना जोड़िए, इनको डिसकनेक्ट कीजिए और ये कनेक्शन बनता नहीं है। ये कौमी नौइयत का मसला है, वो ज़ाती मफादात की काविश है। आंडा मैंने फोड़ दिया। वो 34 नकात जो तरमीम वो लेकर आए थे वो मैंने असेंबली में पेश कर दी और बता दिया कि ये है वो 34 नकात जिस पे ये हमसे बात करना चाह रहे हैं। तो शायद ये बात उनको नागवार गुजरी हो। एनआरओ हमने नहीं, हुकूमत ने मांगा है, लेकिन हम नहीं देंगे, ऐसा कहना है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा का। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था नैब कानून का मुजव्विज़ा मुसविदा शहजाद अकबर ने दिया, हुकूमत ने अपने करप्ट गुजरा को एनआरओ दिया। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने बताया था कि अपोजिशन ने एनआरओ कब और कैसे मांगा। तो एनआरओ अभी भी असेंबली रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो एनआरओ हुकूमत मांग रही है, ऑपोजिशन। नैब के कानून की जो अमलदारी है वो 1999 से की जाए। मीटिंग का नोटिस पेश कर रहा हूँ। नंबर 1 पे जो लिखा हुआ है नेशनल अकाउंटेबिलिटी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 प्रपोज ड्राफ्ट, ये बात जब पहली दफा आई तो ये हुकूमत खुद लेखा
कर्ज को ना देना, ये भी हटा दी जाए। BRT के मंसूबे को क्लीन चिट देना चाहते हैं। अगर 5 साल से पहले किसी ने कोई जुर्म किया हो, वो कानून की गिरफ्त से बाहर। NRO देना चाहते थे 2013 से 2018 तक के दरमियान जिन लोगों ने KPK में PTI की हुकूमत करप्ट। इसके बेनिफिशरी कौन होते? शाहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, चौधरी शुगर मिल, ख्वाजा आसिफ एसिड्स केसेस, फरियाद तमाम लोग वो बेनिफिशरी हैं जो तहरीक इंसाफ के इस वक्त या सूबाई हुकूमत का हिस्सा हैं और या फिर वफाकी हुकूमत का हिस्सा। अपोजिशन को मुत्तहिद करने वाले मौलाना फजल रहमान की जमात क्या खुद तितर बितर होने लगी? हाफिज हुसैन और मौलाना शेरानी के बाद साबिक MNA शुजाउल मुल्क मैदान में आ गए। कहते हैं हाफिज हुसैन अहमद ने PDM बयानिए पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया तो उन्हें फारिग कर दिया गया। ये कहाँ की जमहूरियत है? PDM के कौल और फेल में तजाद है। ये लोग नैब से बचने के लिए मुत्तहिद हुए हैं। जमात में नून लीग के बयानिए पर इख्तलाफ है। हाफिज साहब ने तो मेरे ख्याल में जो मुस्लिम लीग का जो बयानिया था उसके हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, लेकिन जमात ने उसको फारिग कर दिया और उसके खिलाफ एक्शन लिया। हमारे पुराने लोग किसी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करे या वो जो बयान दे वो PDM के मुशावरत के हवाले से वो उसके मनाफी करार दे, तो इसको फारिग करना मेरे ख्याल में हाफिज साहब के साथ ज़्यादती है। इस मुश्किलात के अंदर जो है फिर भी वो PDM की तरफ रुजू होते हैं कुछ लोग, लेकिन आम जो कौम है इस वक्त वो नहीं निकल रहे, इसलिए कि उसका अपने दरमियान जो जमहूरियत का जो हशर है उस पर मेरे ख्याल में एतमाद नहीं है। और ये भी समझते हैं कि ये नेब और रेब और इस सारी चीज़ों की चक्कर के हवाले से ये सब लोग जमा है, असल में कौम के मसाइल के ऊपर जो है ये जमा नहीं है। ऐसे में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी का कहना है कि JUI वालों को चाहिए कि वो अपने मौलाना शेरानी की बातों का जवाब दें। वो इनके अपने हैं और अहम ओहदों पर रहे हैं। कौम जानती है कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूँ कि शेरानी साहब तो उनके अपने आदमी हैं और वो जो कह रहे हैं उसके ऊपर जो है जमीयत उलमा इस्लाम जवाब दे कौम को, तो ये कोई एक दिन में शेरानी साहब का मौक़िफ़ तो नहीं आया ना, ये मौक़िफ़ तो उनका पुराना होगा। लेकिन शेरानी साहब ने बहुत सारी बातें की हैं। कौम जानती है कि इस वक्त मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा करने की जो साजिश है इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही मस्जिद मदरसा उलमा इससे अलहदा हैं। अब शेरानी साहब के इस बयान के बाद जो मौक़िफ़ मैं 5 साल पहले कहा करता था आज वो मौक़िफ़ जो है वो साबित हो गया है। अहम बयान का जिक्र वज़ीर आज़म ने पावर सेक्टर को सबसे बड़ा चैलेंज करार दे दिया। कहते हैं सोच सोच कर रात को नींद नहीं आती, बगैर तैयारी किसी को भी इक़्तिदार में नहीं आना चाहिए। वाज़ेह अंदाज में बता दिया कि वुज़रा को कारकर्दगी दिखाने के लिए खुद पर प्रेशर डालना होगा। 2.5 साल बाद कोई ये नहीं कह सकता कि उसे तजर्बा नहीं था। कभी भी गवर्नमेंट को एक नई गवर्नमेंट आती है उसको कभी भी इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए, उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। एक पीरियड होना चाहिए जिधर कि पूरी तरह गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ब्रीफिंग दें, तैयार हो, हर एरिया का पता हो ताकि आपको सिस्टम को रिव्यू करना चाहिए। हमें तो 3 महीने तो सिर्फ समझने पे लग गए। हर चीज़ जो हम बाहर से बैठ के देख रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी जब गवर्नमेंट आई। कई फिगर्स तो और ख़ास तौर पे पावर सेक्टर की 1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था। हम समझते थे बड़ा अच्छा कर रहे हैं, फिर पता चलता था कोई और फिगर आ गई है। जो सबसे बड़ा इस वक्त पाकिस्तान का अगर एक चैलेंज है जो मुझे कई दफ़ा रात को नींद नहीं आती सोच के, वो है हमारी पावर मिनिस्ट्री। जो एक और बहुत बड़ा हमारे ऊपर पहाड़ चढ़ता रहा है वो पेंशन्स का है। हमारा जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस में चला गया 5 महीने रनिंग। कई परफॉर्मेंसेस से मुझे बड़ा फ़ख्र है, ये एक बहुत बड़ा फ़ख्र है कि ऑब्वियसली कई मिनिस्ट्रीज़ ने ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया, कई उन्होंने नहीं किया और कई सीख रहे हैं, कई आहिस्ता आहिस्ता उनकी परफॉर्मेंस ऊपर जा रही है। असल में तो 5 साल के बाद फैसला ये पब्लिक ने ये फैसला करना है कि क्या हमने उनकी ज़िंदगी बेहतर की या नहीं की, जो हमने उनसे वादे किए थे वो पूरे किए या नहीं किए। जब तक कि सारी मिनिस्ट्रीज़ परफॉर्म नहीं करेंगी हम गवर्नेंस नहीं दे सकते। परफॉर्मेंस का टाइम आ गया और परफॉर्मेंस के लिए अपने ऊपर प्रेशर डालें आप। जितना भी अब बाकी टाइम रह गया हमें अब अपनी जो गवर्नेंस की परफॉर्मेंस है उसको बहुत आगे लेके जाना है, क्योंकि अब हमारे पास तो एक्सक्यूज़ नहीं है कि हम सीख रहे हैं या हम नए हैं या तजर्बा नहीं था, क्योंकि हमारी तो गवर्नमेंट पहली दफ़ा, ज़्यादातर लोग पहली दफ़ा पावर में आए।
اور اگر کام نہ کیا تو وزارت سے ہاتھ دھونا پڑیں گے. وزیر اعظم آفس اور وزارتوں اور ڈویژنز کے مابین تحریری معاہدہ ہو گیا. عوامی فلاح کے منصوبے ترجیح قرار. ٹاسک بر وقت مکمل نہ کرنے پر متعلقہ وزراء اور سیکرٹریز کے خلاف کارروائی ہوگی. عباس شبیر کی رپورٹ. حکومتی امور کی انجام دہی میں تاخیر پر وزیر اعظم عمران خان کی نو کمپرومائز پالیسی. عمل درآمد کے لیے وزیر اعظم آفس اور وزارتوں کے مابین معاہدے پر دستخط کر دیے گئے. کیا کرو گے، کیسے کرو گے؟ اسلام آباد میں تقریب کے دوران وزیر اعظم نے وزراء اور سیکرٹری سے لکھوا لیا. عوامی ریلیف اور مستحق افراد کے لیے فلاحی منصوبوں کی تیز رفتار تکمیل اولین ترجیح. صحت، تعلیم، بجلی اور گیس سے متعلق حکومتی پالیسیوں پر فوری عمل درآمد کرایا جائے گا. برآمدات بڑھانے اور صنعتکاروں کو مراعات فراہمی بھی حکومتی ترجیحات کا حصہ ہے. معاہدے کے تحت جو وزیر یا سیکرٹری اپنا کام دی گئی ڈیڈ لائن تک مکمل نہیں کرے گا اس سے جواب طلبی ہوگی. ٹھوس جواز پیش نہ کرنے والے متعلقہ وزراء اور سیکرٹریز کے خلاف کارروائی کی صورت میں قلمدان واپس بھی لیا جا سکے گا. بنی گالہ میں عمران خان کی رہائش گاہ غیر قانونی نہیں. وزیر اعظم نے گھر اپنے پیسوں سے خریدا. معاون خصوصی شہباز گل نے واضح کر دیا سیاسی بے روزگار عوام کو بے وقوف نہ بنائیں. پرائم منسٹر صاحب کا جو گھر ہے اس کے اوپر بات کی گئی کہ ناجائز گھر، انلیگل گھر، اس کو سی ڈی اے سے اپروو کروا لیا. ان کی عقل کو تو 21 توپوں کی سلام ہے، ان کو پتہ تو سب ہے، لیکن کیونکہ یہ جھوٹے اتنے ہیں کہ عوام کو گمراہ کرتے ہیں. یہ جو زون 4 ہے اس میں بہت ساری سوسائٹیز ہیں، سرکاری بھی ہیں، بہت ساری پرائیویٹ پی ایچ اے کی ہے. چک شہزاد والے سارے کے سارے آپ کے فارم ہاؤسز بھی ہیں جو سی ڈی اے نے الاٹ کیے ہوئے ہیں. ان کو اب کیونکہ پہلے آپ نے این او سی نہیں دیا ہوا، سی ڈی اے نے ایک تو اپنے مین آفس میں آفس کھولا کہ یہ تمام 60,000 لوگ جو ہیں وہ آ کے اپلائی کریں اور این او سی لے لیں. یہ خان صاحب کے لیے نہیں ہوا. جو خان صاحب کا گھر ہے وہ انہوں نے اپنے پیسوں سے خریدا. 300 کنال زمین ہے، وہ 60 کنال کی کنسٹرکشن کر سکتے تھے. ان کا کنسٹرکٹڈ ایریا 2 کنال سے بھی کم ہے. یہ قوم کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہوا نکل گئی ہے. اب آپ استعفے لکھیں اور وہاں حاضر ہو کے استعفے دیں. اب آپ رضائیوں میں، کمبلوں میں یہ پورا ترجمانوں کا ٹولہ جو ہے یہ اکٹھے ہو کے جھوٹ نہ بولے. نواز شریف کو واپس لانے کے لیے برطانوی حکومت سے بات چیت چل رہی ہے. جلد اہم پیش رفت سامنے آئے گی. وزیر اعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری کی پریس کانفرنس. کہا مجھ سمیت پی ٹی آئی حکومت کا کوئی عہدیدار ماضی میں اسرائیل گیا نہ اب ارادہ ہے. نواز شریف کا دیکھیں جو بھی اس میں لیگل جو میکنزمز ہوں گے ہم اس کے مطابق چلیں گے. تو برٹش گورنمنٹ کے ساتھ ہماری گورنمنٹ بات کر رہی ہے اور انشاءاللہ بہت جلد اس کا وے فارورڈ ہمیں نظر آئے گا. جہاں تک بات ہے اسرائیل کی وزٹ کی، نہ میں کبھی زندگی میں پہلے گیا ہوں اسرائیل، نہ مجھے ابھی کوئی شوق ہے جانے کا، نہ میں اس چیز میں ہوں. یہ ایک کنسپیریسی ہے. ان کو ایک لیگل نوٹس میرے لندن کے لائر سے، وکیلوں سے مل چکا ہوگا، لیکن ہماری حکومت میں سے کوئی بھی کبھی اسرائیل نہیں گیا. سندھ حکومت نے 2011 میں کرنٹ لسٹ سے یو بی آئی کو اور ڈبلیو بی ایف کو نکال کے آئی پی سی کے نیچے رکھا، جو آئی پی سی فیڈرل حکومت کی ڈومین ہے. اب سعید غنی صاحب کو 1.5 سال بعد ہوش آیا ہے اور اب وہ اپنی پارٹی کی ڈیسیجن کو چیلنج کر رہے ہیں. سندھ کارڈ اور یہ الیکٹیبل نان الیکٹیبل کارڈ کھیلنا چھوڑ دیں. سندھ کے کیا حالات ہیں دنیا کے سامنے ہیں. آپ کی تو پرفارمنس نون لیگ سے بھی بدتر ہے. یو ای کا جو بھی ویزے پہ جو سلو ڈاؤن ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت جلد انشاءاللہ ابھی یہ ختم ہو جائے گا. کہ ہم وزٹ ویزا پہ بھیج رہے تھے اور وہ وہاں جا کے نہ کام ہوتا تھا نہ کچھ ہوتا تھا. پھر روڈ پہ سوتے تھے، ان کے راؤنڈ اباؤٹس پہ سوتے تھے، پارکس میں سوتے تھے. اور ہر ملک کورونا کی وجہ سے ڈرا ہوا ہے، تو اس لیے وہ بھی ڈرے ہوئے تھے کہ اگر یہ ہو گیا تو ہمارے تو 2-3 ہزار لوگ آپ کے ہمارے ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے ہوں گے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں سوائے ایک ممبر مجھ سمیت تمام ممبران نے قیادت کو استعفے جمع کرا دیے. سی ای سی اجلاس میں فیصلے ہوں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی پارٹی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، ہمیں یہ حکم آیا تھا کہ ہم اپنے استعفے صوبائی اسمبلی کے جو ممبران ہیں وہ پارٹی لیڈرشپ کو جمع کرا دیں. مجھ سمیت ہر ایک نے، شاید ایک ممبر ایسا ہے جس نے نہیں کیا جہاں تک مجھے پتہ ہے، باقی سارے پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبران نے اپنے استعفے اپنی لیڈرشپ کو جمع کرائے ہیں اور یہ استعفے لیڈرشپ کے پاس موجود ہیں. لیڈرشپ جب چاہے جس طریقے سے چاہے ان کو استعمال کر سکتی ہے. لیڈرشپ ہر چیز سے واقف ہے اور ہر چیز کو مد نظر رکھ کے جو فیصلہ کرے گی، ہماری شاید سی ای سی کی میٹنگ بھی ہونی ہے اور اس میں بھی یہ ڈسکشنز ہوں گی اور جو فیصلہ کرے گی ہوگا. باقی بیک ڈور کا مجھے کوئی علم نہیں ہے. کوئی میں سخت مذمت کرتا ہوں کہ وہ صوبہ جو خود کفیل ہے گیس میں، اس کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے. یہ آئین کی سراسر انحراف ہے اور اس پہ پہلے بھی لکھا ہے، پہلے بھی آبجیکٹ کیا ہے اور کئی بار اپنی بات منوائی ہے اور اس پہ سخت پروٹیسٹ فیڈرل گورنمنٹ سے کرے گی.
अहम खबर आपको दे कराची से। कराची के इलाके न्यू कराची सबा सिनेमा के करीब फैक्ट्री का बॉयलर फट गया। धमाके से 5 अफराद जख्मी हो गए। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे आमिर मजीद से। आमिर, अब तक क्या मालूमात सामने आई इस मुतालिक? जी बिल्कुल, ये न्यू कराची सबा सिनेमा के करीब एक वाइन शैम्पेन कंपनी नामी कंपनी है जिसका बॉयलर फटा है और बॉयलर इतनी शदीद आवाज से फटा है, इतना जोरदार धमाका हुआ है जिसके बायस जो है जो फैक्ट्री है उसकी एक मंजिल की जो छत है वो भी गिर गई है। इस वाक़े में अभी तक इब्तदाई तफसीलात के मुताबिक 5 अफराद जख्मी हुए हैं और लेकिन पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है ये बॉयलर जो फटा है इसकी वजह से जो एक छत जो मुनज़्ज़म हुई है इसमें अब मजीद अफराद के जख्मी होने का खदशा है, हलाकों का खदशा है। पुलिस और रेंजर्स की टीमें भी जो है रवाना हो गई हैं, रेस्क्यू की टीमें भी यहाँ पर रवाना हो गई हैं। मार्केट की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फैक्ट्री के नीचे जो खड़ी हुई गाड़ियां थी वो भी कई फुट दूर जाके जो है गिरी हैं। कई इमारतों के जो शीशे हैं वो टूट गए हैं। ठीक है, 5 अफराद जख्मी हुए हैं जिनमें से कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया आमिर। काबीना इजलास के बाद वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। ज़्यादातर इकॉनमी एग्री इकॉनमी है तो उसको परवान चढ़ाने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए ज़रूरी तरक्याती बैंक का एक बड़ा अहम किरदार है और हम चाहते हैं कि ये बैंक मजबूती इंतज़ामी तौर पे और पॉलिसी के लिहाज से जो है तो वक्त के तकाज़ों के मुताबिक हो। और उसमें एक अमेंडमेंट भी आई जिसमें कि एक एडिशनल मेंबर को भी जो कैबिनेट की डिस्कशन के बाद तय हुआ वो ये था कि फूड सिक्योरिटी, नेशनल फूड सिक्योरिटी की वजारत की भी एक मेंबर होना चाहिए ताकि वो जो हुकूमत पाकिस्तान जो कि ज़री शोबे में जो इस्लाहात कर रही है, जो पॉलिसी है उसकी तर्जुमानी कर सके, ताकि जो बोर्ड है ज़री तरक्याती बैंक का वो एक मुकम्मल तौर पे उसकी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उसके जो कर्जाजात हैं वो उन शोबों में जाएं जो कि ज़रूरी पॉलिसी की तर्जुमानी करे। काबीना को नेपरा की सालाना रिपोर्ट बराए 19-20 भी और पेश की गई और बिजली सनत की जायज़ा रिपोर्ट 20-20 भी पेश की गई। काबीना को आगाह किया गया कि काबिल तजदीद तवानाई के फ़रोग़ के लिए काम जारी है। तवानाई शोबे के मुकाबले के रुझान को बढ़ाया जाए ताकि सार्फिन को सस्ती बिजली मुहैया हो सके। तवानाई और तहकीकी इदारों के दरमियान रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम किया जा रहा है ताकि तवानाई के शोबे में जिद्दत लाई जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब, पाकिस्तान के जो एनर्जी के जो मसाइल जो कि हमें वर्षे में मिले वो इतने गंभीर हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस इशू को अपनी काबीना और अपनी हुकूमत की जो सबसे अहम तरीन तरजीह है उसको करार दिया और उन्होंने बड़े वाज़े अल्फाज में ये बात ताकीद की काबीना को कि इस मसले को हल करने के लिए हमें दिन रात मेहनत करनी है। हमने मुख्तलिफ़ प्रपोज़ल्स लाने हैं कि किस तरह से ये जो बिजली का जो सेक्टर है इसमें और ख़ास तौर पे जो सर्कुलर डेट का मसला है उसको काबू में किया जा सके ताकि मुल्क में आवाम को सस्ती बिजली मिल सके और बिजली का जो सेक्टर है वो जदीद तकाज़ों के मुताबिक बिजली की पैदावार जिसमें कि शमसी तवानाई जिसमें को ख़ास तौर पे अहमियत दी गई। काबीना ने इक्तिसादी राब्ता कमेटी के मोरखा 16 दिसंबर 2020 को होने वाले इजलास में किए गए फैसलों की तौसीक भी की। उसके बाद एक और एजेंडा आइटम में काबीना ने वजारत दाखिला को एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में तरामीम करने का इख्तियारात तफवीज़ करने की इजाज़त दी। ये मंजूरी सिर्फ़ अदलिया के अहकामात पर अमल दरामद के लिए दी गई है। ताहम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में तरमीम की हतमी मंजूरी काबीना से ली जाएगी जिसकी सिफारिश
کابینہ کمیٹی دے گی۔ کابینہ کمیٹی وزیر قانون اور وزیر داخلہ پر مشتمل ہوگی، جبکہ مشیر داخلہ و احتساب اور سیکرٹری داخلہ خصوصی دعوت پر اجلاس میں شریک ہو سکیں گے۔ کابینہ نے پاکستان میڈیکل کمیشن ایکٹ 2020 کے تحت ایگزیکٹو ممبر نیشنل میڈیکل اتھارٹی تعینات کرنے کی منظوری بھی دی۔ کابینہ نے وفاقی میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ آرڈیننس 2020 کے تحت پیمز، وفاقی میڈیکل کمیشن اور انڈسٹری کے بورڈ آف گورنرز پر ممبران تعینات کرنے کی منظوری بھی دی۔ اس کے علاوہ کابینہ نے اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز تعینات کرنے کی بھی منظوری دی۔ یہ بنیادی طور پر آج کے کابینہ کے فیصلے تھے، جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لوں گا، اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ سر، دو سوال ہیں اس میں۔ ایک تو جس طرح آپ نے کہا کہ کووڈ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور اس کی وجہ سے اس بار اموات زیادہ ہو رہی ہیں، کیسز یعنی ٹیسٹ زیادہ ہو رہے ہیں، رپورٹ کم ہو رہی ہے، لیکن ڈیتھس کی ریشو بڑھ گئی ہے۔ تو جیسے کیبنٹ کا اجلاس بھی انتہائی مختصر لوگوں کے ساتھ تھا، تو اپوزیشن جو ہے وہ انٹیریل یعنی سندھ میں دیکھ لیں، بلوچستان میں وہ جلد سے جلوس کرنے جا رہی ہے، تو اس کے لیے کیا حکومت یعنی وہی برداشت والی پالیسی رکھے گی؟ کیونکہ کووڈ کی وجہ سے اب تو کافی پھیل چکا ہے، اور گاؤں محلے میں جو پہلے محفوظ تھے پہلی لہر میں، اب تو وہاں پہ بھی لوگ نہیں بچ سکے۔ دوسرا سوال اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ ہے کہ لازمی بات ہے کہ کیبنٹ کا اجلاس بچوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس سے معیشت پر بہت اثر پڑا، عوام کورونا سے بچاؤ کے لیے SOPs پر عمل درآمد کریں۔ دیگر ممالک میں کورونا کے باعث پابندی عائد ہو چکی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں بھارت جیسی صورتحال نہیں ہے۔ جہاں جہاں PDM نے جلسے کیے وہاں شرح زیادہ ہے۔ نیپرا کی سالانہ رپورٹ بھی کابینہ کو پیش کی گئی ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کی گئی ہے۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز نے اپنی میڈیا بریفنگ میں یہ بھی کہا ہے کہ کرونا وائرس سے معیشت پر کافی اثر پڑا ہے، عوام کورونا سے بچاؤ کے لیے SOPs پر عمل درآمد لازمی کریں، اور مزید انہوں نے یہ کہا کہ دیگر ممالک میں کورونا کے باعث پابندی عائد ہو چکی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں بھارت جیسی صورتحال نہیں ہے۔ اہم خبر آپ کو دیں، سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے علاقے ابران میں آپریشن کیا، اس دوران 10 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ اہم خبر ہے، سیکیورٹی فورسز کی جانب سے یہ بڑی کارروائی کی گئی اور ایک آپریشن کیا گیا۔ ISPR کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے، جس کے دوران 10 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ مزید یہ بتایا جا رہا ہے کہ دہشت گردوں کے ٹھکانے سے اسلحہ اور گولہ بارود کا ذخیرہ برآمد ہوا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ دہشت گردوں نے 20 دسمبر کو فائرنگ کر کے لانس نائک محمد اقبال کو شہید کیا تھا۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے علاقے اوران میں آپریشن، خفیہ اطلاع پر دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کارروائی کی گئی۔ سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے 10 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ دہشت گردوں کے ٹھکانے سے اسلحہ اور گولہ بارود کا ذخیرہ برآمد ہوا ہے۔ مزید یہ اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں کہ دہشت گردوں نے 20 دسمبر کو فائرنگ کر کے لانس نائک محمد اقبال کو شہید کیا تھا۔ سیکیورٹی فورسز کی ایک اور کامیاب کارروائی، جس کے نتیجے میں بلوچستان کے علاقے اوران میں یہ آپریشن کیا گیا۔ اس دوران 10 دہشت گرد مار گرائے گئے اور دہشت گردوں کے ٹھکانے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا ہے، جبکہ سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے 10 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں۔ دورہ جنوبی افریقہ سے پہلے پاکستانی ویمنز ٹیم کورونا کی زد میں آنے لگی۔ بلے باز جویریہ خان کورونا سے متاثر ہو گئی، جبکہ سدرا امین انگلینڈ میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے پھنس گئی ہیں۔ مزید بات کریں گے سما کے سپورٹس کورسپونڈنٹ شعیب جٹ ہمارے ساتھ ہیں۔ شعیب، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل سدرا، ایسا ہی ہے۔ پاکستان ٹیم کو 10 جنوری کو جنوبی افریقہ روانہ ہونا ہے، لیکن دو بڑی خبریں ہیں قومی وومنز ٹیم کے لیے۔ ایک تو یہ کہ سٹار بلے باز جویریہ خان کا بلڈ ٹیسٹ ہوا تو اس میں معلوم ہوا کہ وہ کورونا کے شکار ہوئی ہیں، جس وجہ سے انہیں جو ہے وہ گھر بھیج دیا گیا ہے، اور اب 1 ہفتے تک کا ان کو ابتدائی طور پہ آرام کا کہا گیا ہے۔ دوبارہ کیمپ ٹیم کو جوائن کرنے سے پہلے ان کو ٹیسٹ جو ہے ان کا منفی ہونا لازمی ہے۔ دوسری جانب سدرا امین جو ہے وہ انگلینڈ میں تھی اور وہاں پر لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ پھنس کر رہ گئی ہیں، تو اب ان کی بھی جو ہے وہ ٹیم کے ساتھ روانگی پر ایک سوالیہ نشان لگ گیا ہے، کیونکہ انگلینڈ نے پوری اپنا جو فضائی آپریشن ہے اس کو معطل کر رکھا ہے۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ شعیب جٹ۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ آپ دیکھتے رہیے سما۔
कराची में दिन दिहाड़े एक शख्स को उसके बेटे के सामने कत्ल कर दिया गया। वाक़े पर पुलिस बयानात बदलती रही। कहा मुल्जिमान ने पुलिस को देखकर भागने के लिए फायरिंग की, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। मंगो पीर के इलाके में सुबह 9:30 बजे का वक्त मोटरसाइकिल पर सवार 2 टारगेट किलर्स गाड़ी का पीछा करते हुए आए। मोड़ पर गाड़ी की रफ्तार कम हुई तो मौका मिलते ही कार सवार पर गोलियां बरसा दी। 35 साला खुदादाद को उसके बेटे के सामने कत्ल कर दिया गया। कातिल वारदात के बाद जिस रास्ते से आए थे वापस वहीं से फरार हुए। हम अंदर सफाई कर रहे थे, अचानक ठाका हुआ, देखा है कार वाला बंदा नीचे गिरा हुआ है। चलती कार में मारी है, गाड़ी इधर आगे लगी है दीवार के साथ, ये फुटबॉल है ना, इसके साथ लगी है गाड़ी और वो पीछे की तरफ भाग गया और इधर से आवाम जमा हो गई। टारगेट किलर्स के आने और जाने के दौरान पुलिस का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था, मगर हैरत अंगेज तौर पर जब कत्ल की खबर आई तो पुलिस ने बयान दिया कि मुल्जिमान ने पुलिस का सामना होने पर फायरिंग की, जिसकी जद में आकर एक शहरी हलाक हुआ। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आई तो पुलिस का झूठ बेनकाब हो गया। अपरेंटली टारगेट किलिंग का वाकया लगता है। अब मज़ीद तफ्तीश इस पे करेंगे, जैसे कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है कि कौन सा वेपन यूज़ हुआ है, कौन सी गोली हिट हुई है, क्योंकि अभी तक एम्प्टी हमें रिकवर नहीं हुआ यहाँ से क्राइम सीन से। खुदादाद कपड़े का कारोबार करता था, जो बेटे के साथ बोल्टन मार्केट जाने के लिए निकला था। मकतूल मुगल हज़ारा गोट का रिहायशी और आबाई ताल्लुक अफगानिस्तान से था। सिंध पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए स्केटिंग फोर्स मैदान में लाने का फैसला कर लिया, जो 10 खवातीन और 10 मर्द एहलकारों पर शामिल होगी। काम क्या करेगी? समा के नुमाइंदे अहमद रहमान कुछ देर पहले इसी फोर्स के साथ मौजूद थे, उनसे जानते हैं। बताइए अहमद। जी बिल्कुल, सिंध पुलिस की जानिब से स्केटिंग फोर्स जो है वो बनाई गई है, जो कि कुछ दिनों में कहा जा रहा है कि उसको लॉन्च किया जाएगा। ख़ास तौर पर ट्रैफिक जैम में फंसने वाले शहरियों को लूटा जाता है और वहाँ पर पुलिस मोबाइल्स और मोटरसाइकिल स्क्वाड पुलिस का नहीं पहुँच पाता। इसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि स्केटिंग स्क्वाड जो है वो वहाँ पर जाएगा और शहरियों की जो है वो मदद करेगा। फिर ऐसे मकामात भी कराची में हैं जहाँ पर मोटरसाइकिल नहीं जा सकती, इतनी तंग गलियाँ हैं, तो ऐसे में स्केटिंग फोर्स जो है वो वहाँ पर जाएगी शहरियों की मदद के लिए। आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर ये खवातीन एहलकार जो है वो प्रैक्टिस करती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको इनको इस बात की तरबियत दी गई है कि स्केटिंग करते हुए ये न सिर्फ असला चला सकें बल्कि सीढ़ियाँ भी उतर सकें या चढ़ सकें, तो इस बात की तरबियत भी जो है वो इन्हें दी गई है। कुछ दिनों में कहा जा रहा है कि कराची की सड़कों पर इस स्केटिंग फोर्स को जो है वो लॉन्च किया जाएगा और जिस मकाम से ट्रैफिक जैम की शिकायत आएगी और उसमें स्ट्रीट क्राइम की वारदात की शिकायत आएगी तो वहाँ पर इन्हें मूव भी किया जाएगा। जी अहमद, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। और आगे बढ़ते हुए मुल्की मईशत के लिए एक और अच्छी खबर आपको बताते हैं। IT सेक्टर की एक्सपोर्ट बढ़ने लगी हैं। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे रिजवान आलम से। रिजवान, क्या आदाद शुमार इस मुतालिक सामने आए? जी देखिए, गुज़िश्ता साल जो है नवंबर के महीने में ये $11 करोड़ जो है हमारी IT एक्सपोर्ट रही थी, जो अब इस साल नवंबर में जो है वो $17 करोड़ के करीब पहुंच गई हैं। और इसी तरह जो जुलाई से नवंबर तक का अरसा है 5 महीने में रवा माली साल, ये $55 करोड़ जो पिछले गुज़िश्ता माली साल में थी, इस साल जो है ये $76 करोड़ से इस 5 महीने में जो है वो तजावुज कर रही है। और IT एक्सपोर्ट के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे डिजिटल चैनल्स जो है वो न सिर्फ अच्छे हो गए हैं बल्कि आउटसोर्सिंग भी जो है हमारी खातिर ख्वाह इजाफा देखा जा रहा है। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो है वो बढ़ रही है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी इजाफा देखा जा रहा है। नो ब्रेन ड्रेन भी हम कह सकते हैं कि इसकी वजह है कि जो कोविड की वजह से जो है यहाँ से हमारा ब्रेन ड्रेन नहीं हुआ और यहीं से बैठकर आपको फ्रीलांसिंग काम कर रहा है। बाहर से पाकिस्तानी भी जो है वो पाकिस्तान आए हैं, वो यहाँ से बैठ के काम कर रहे हैं। तो हम इसकी वजह से देख रहे हैं कि हमारी जो है वो IT की बरामदात जो है वो मुसलसल बढ़ रही है। और IT एक्सपर्ट्स को ये तवक्का है कि हम रवा माली साल में जो है वो $2 अरब मजीद बेहतर होगी। अपडेट से शुक्रिया रिजवान। पाकिस्तान ने तीसरा T20 4 विकेटों से जीत लिया। सीरीज 2-1 से न्यूजीलैंड के नाम रही, जबकि 89 रन की इनिंग्स खेलने पर मोहम्मद रिजवान को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन ने पाकिस्तान एथलीट्स फेडरेशन की रुकनियत मुअत्तल कर दी। वजह क्या है, जानेंगे अब्दुल कादिर ख्वाजा से। कादिर, तहकीकाती कमेटी का क्या बताना है इससे मुताल्लिक? जी बिल्कुल, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन की रुकनियत मुअत्तल कर दी और POA की जानिब से बकायदा तौर पर इसका ऐलान किया गया। और डोपिंग केस के हवाले से जो टीम वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन को ये टाइम किया था कि उनके तहकीकात के हवाले से कमेटी कायम की गई थी, जिस पर एंटी डोपिंग ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन से दरख्वास्त की थी कि बकायदा तौर पर पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन से इसकी वजाहत तलब की जाए। अलबत्ता
जो पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन है वो उन्होंने देने में नाकाम रही और उसके बाद पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन को ये टाइम दिया था कि उस वजाहत हालत में महमूद उन्होंने भी वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन को ये टाइम दिया था कि उस वजाहत दी जाए, अलबत्ता लेकिन वजाहत नहीं दी गई। कादिर ख्वाजा, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।